2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक विचित्र देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आघात करने वाले विषय को पढ़ाया जाता है और आघात करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए उन्होंने वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ड कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो यह पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली एफआईआर ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद यह ध्यान देने योग्य बात है, यह समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकारी नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया और इसका उल्लेख किया कि मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना, तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था? विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।